हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब आपके जो है शेड्यूल आ चुके हैं एग्जामिनेशन के, बोर्ड एग्जामिनेशन के शेड्यूल आ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, जो पिछले साल पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं उनको अब जो है मैं कराऊँगा। हर विषय वाइज जो है उन सभी को अपने वीडियो में लाऊँगा। तो जितना भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को हमारे ज़रूर देखिएगा। आज जो है पहला सामाजिक विज्ञान का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें क्या है पूरे जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं पहले चैप्टर का, वो मैं पूरा थ्योरी का लेके आया हूँ। एक वीडियो आपका थ्योरी का कराएंगे जिसमें आपका पूरा थ्योरी क्वेश्चन इंक्लूड होगा। दूसरा होगा आपका MCQ का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, वो भी हम कराएंगे एक वीडियो। ठीक है, तो दो वीडियो से आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, यह जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए पहले चैप्टर का राष्ट्रवाद का उदय, जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा का सारा हमने इंक्लूड कर रखा है। जितने भी मतलब एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में, जो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को इंक्लूड कर रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है 2022 और 25, यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, उसके पहले भी पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। ठीक है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है यूरोप में। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन इसी तरह से आता है और उसी तरह से हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दो चीज़ मिलेगा, एक आपको पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन के फॉर्मेट भी मिल जाएंगे और यहाँ से आपको हम सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि उत्तर भी प्रोवाइड कर देंगे। दोनों चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसलिए आपको अगर वीडियो को 1 से 2 बार सुन भी लेते हैं तो भी आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि हम रीड भी करेंगे और उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते चले जाएंगे, तो आपको समझ में वहाँ से चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन कौन सी परिस्थितियाँ सहायक रहीं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ सहायक रहीं। अब इसी में देखिए इसी में क्वेश्चन को थोड़ा हट के पूछ लेगा, कैसे, उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, क्वेश्चन का एक ही मतलब है, ठीक है, लेकिन दो तरीके से पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यूरोप में 1919, कितना कह रहा है 1919, यूरोप में 1919 से 1939 ईस्वी तक 20 वर्षों की अवधि विकास, दो चीज़ें ध्यान रखिए, विकास और परिवर्तन, विकास हुआ और परिवर्तन का युग था। यूरोप में 1919 से 1939 तक की 20 वर्षों की अवधि विकास और परिवर्तन का युग था। उस समय क्या था, विकास था। कितने साल तक, 20 वर्षों तक विकास और परिवर्तन का युग था, 20 वर्षों तक, 1919 से 1939 तक। इस युग में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। किसकी, यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई, यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण उत्तरदायी हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के निम्नलिखित कारण है। आइए देखते हैं पहला कारण। देखिए पहला कारण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16वीं शताब्दी में हुए पुनर्जागरण। क्या, 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलनों ने सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध जो नवीन चेतना उत्पन्न हुई, उसने यूरोप को राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। क्या हुआ था, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन जो हुए थे, उसी ने क्या किया, उसने यूरोप में राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। अगला क्या है, यूरोप में व्यापार की प्रगति। ठीक है, व्यापार की प्रगति मतलब व्यापार का बढ़ावा, भौगोलिक खोजों तथा नवीन नगरों के विकास ने समाज में मध्यम वर्ग को जन्म देकर राजनीतिक क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यूरोप में व्यापार की प्रगति हुई, भौगोलिक खोज हुआ तथा नवीन नगरों के विकास, जो नए नए नगर थे उनका विकास, एवं समाज में मध्यम वर्ग को जन्म देकर, मध्यम वर्ग को एक बढ़िया पोजीशन पे पहुंचाना, राजनीतिक क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे 1917 ईस्वी में संपन्न रूसी क्रांति ने यूरोप में राजनीतिक जागृति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक, क्या की चीज, सामाजिक और आर्थिक क्रांति को भी जन्म दे दिया। जो सामाजिक क्रांति थी और आर्थिक क्रांति थी उसको भी जन्म दे दिया। से प्राचीन सड़ी गली व्यवस्था का अंत होने से जर्मनी, इटली, फ्रांस तथा पोलैंड, जर्मनी, इटली
फ्रांस तथा पोलैंड आदि देशों में राष्ट्रवाद की फसलें लहलहा उठी। इसी से क्या हुआ, राष्ट्रवाद की फसलें जो है लहलहा उठी, मतलब राष्ट्रवाद जो है तेजी पे हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी। नेपोलियन द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध किए गए राष्ट्रवादी युद्धों ने राष्ट्रवाद के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई? नेपोलियन ने। नेपोलियन द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध किए गए राष्ट्रवादी युद्धों ने राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, विस्तृत में आएगा जितना भी हमने कराया। अगर एक्सप्लेन करना चाहते तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये हमने बना रखा है कि आप एक बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट कर पाएँ, आप जो है लिख पाएँ, तो उस हिसाब से आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फ्रांस की क्रांति, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। क्या है फ्रांस की क्रांति? बहुत बार पूछा है। देखिए जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, नोट्स बनाना चाहेंगे तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको छोड़ नहीं सकते। फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला क्या है? राजनीतिक कारण, ठीक है। पहले जानेंगे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। 3 कारण है, तीनों कारण में चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्या है? राजनीतिक कारण। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। फ्रांस की क्रांति पूछा है कि कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहला है राजनीतिक कारण, हम दिए हैं इसको क्या? कै, ठीक है। पहला है निरंकुश शासन, जो शासन था निरंकुश था। फ्रांस का लुई 16वां एक अत्याचारी निरंकुश शासक था, जो था अत्याचारी शासक था। कौन? लुई 16वां, ठीक है, अत्याचारी शासक था। उसका जन कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं था। उसका जन कल्याण की तरफ कोई ध्यान नहीं था, वह अपनी प्रजा पे ध्यान नहीं देता था। जनता उसके निरंकुश शासन से त्रस्त थी। जनता जो है वह परेशान हो गई थी, उसके शासन से क्या थी? परेशान थी। जब जनता पे ध्यान नहीं देगा, जनता की देखभाल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्रजा जो है त्रस्त हो जाएगी, उनसे परेशान हो जाएगी। अतः वह शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एकत्रित हो गए। अब क्या हुआ? जो जनता थी वह शासन को, जो शासन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए क्या हुआ? एकत्रित हो गए सभी लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। पृथक न्यायालय तथा कानून। पृथक न्यायालय तथा कानून। फ्रांस का शासन प्रणाली दोषपूर्ण था। जो वहाँ की शासन प्रणाली थी वह क्या थी? दोषपूर्ण थी। वहाँ पृथक पृथक न्यायालय तथा कानून थे। वहाँ मतलब पृथक पृथक मतलब कई तरह के न्यायालय थे, कई तरह के कानून थे। वहाँ जनता के लिए समानता, स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ समानता, स्वतंत्रता मतलब समानता नहीं था, मतलब एक समान लोगों को रहने नहीं दिया जाता था। स्वतंत्रता नहीं था, आज़ादी नहीं थी, आप अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता ने असंतोष के कारण क्रांति का आह्वान कर दिया। फिर जनता जब असंतोष हो गई तो फिर क्रांति का क्या किया? आह्वान कर दिया, मतलब क्रांति के लिए वे तैयार हो गए, ठीक है। अपना हक और अधिकार मांगने के लिए क्या करेंगे? तैयार हो जाएंगे। जब भी कोई समस्या आएगी, जब उनके सामने विशेष परिस्थिति हो जाएगा या बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी तो क्या करेंगे? हम अधिकार अपना मांगेंगे। इसलिए वह लोग क्या किए? अपना अधिकार मांगने लगे, इकट्ठे होकर मांगने लगे। फिर सैनिक असंतोष, सैनिक भी असंतुष्ट थे। फ्रांस में सैनिकों की दशा भी अत्यंत शोचनीय थी। क्या थी? सैनिक जो थे उनकी भी दशा जो है अत्यंत शोचनीय थी। युद्ध में लगातार लगे रहने के कारण सैनिक स्वतंत्रता से ऊब चुके थे। बार बार हमेशा युद्ध होगा तो क्या लड़ते लड़ते वह ऊब चुके थे, ठीक है। सैनिक असंतोष ने भी फ्रांस की राज्य क्रांति को प्रोत्साहित किया। उसके बाद वहाँ के सैनिकों ने भी असंतोष जाहिर किया और वह भी क्या? राज्य क्रांति को प्रोत्साहित किया। जो क्रांति थी उसको क्या किया? प्रोत्साहित किया, मतलब आगे बढ़ाया, और जिससे क्रांति हुई, ठीक, राजा के प्रति। अब देखिए आगे है सामाजिक कारण। जो सामाजिक कारण था, अभी हमने पढ़ा राजनीतिक कारण क्या हुआ? राजनीतिक कारण। अब इसी में पढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन में हम सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है? वर्ग भेद है, ठीक है। पहला हेडिंग है वर्ग भेद और दूसरा है क्या? शोषण, ठीक है। वर्ग भेद समझ सकते हैं, ठीक है। वर्गों का भेद मतलब लोगों में अंतर दिखाना, आदमियों में, लोगों में ऊंचे नीचे में दिखाना, वर्ग भेद हो गया। शोषण की बात करें कि शोषण करना, किसी का शोषण करना, वो आ जाएगा आपका शोषण में, ठीक।
देखिए तत्कालीन फ्रांस का समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, जो फ्रांस समाज था वह अनेक वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, यहाँ कुलीन वर्ग, ठीक है, कौन था? कुलीन वर्ग के लोग वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे कुलीन वर्ग के लोग, जबकि कृषक और श्रमिक दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो श्रमिक थे और कृषक थे वह क्या थे? दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। इससे सामाजिक असंतोष भड़क उठा। मतलब जो कुलीन वर्ग का था वो बहुत बढ़िया मतलब जीवन व्यतीत कर रहे थे। अगर बात करें कृषक की, और कृषक की बात करें तो वह क्या बहुत ही दयनीय, कृषक और श्रमिक हो गए जो काम करने वाले लोग हैं, उनका स्थिति क्या था? बहुत ही दयनीय था। तो अगर वर्ग भेद में आएगा आप यह चीज़ आसानी से लिख सकते थे कि कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा हो गया शोषण। शोषण की बात करें, कुलीन एवं मध्यम वर्ग के निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था। जो कुलीन वर्ग था और मध्यम वर्ग दोनों की बात किया है, पहला कुलीन की और दूसरा मध्यम वर्ग की। जो मतलब ऊपर वाले वर्ग के लोग रहते थे, जो मतलब बहुत अच्छे रहते थे कुलीन वर्ग के, वह और मध्यम वर्ग मिल के जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे उनका क्या करते थे? शोषण कर रहा था, मतलब शोषण कर रहा था। योग्य होते हुए भी निम्न वर्गीय लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। अगर योग्य है तब भी निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पोस्ट पे मतलब बड़े पद पे उनको नियुक्त नहीं किया जाता, उनको हमेशा नीचा ही पद दिया जाता था। ठीक है, किया जाता था। निम्न वर्ग राजा एवं चर्च की बाहरी करभार से दबता जा रहा था। जो निम्न वर्ग था वो राजा के कर्ज से एवं बाहरी जो करभार थे उनसे दबता चला जा रहा था। उनसे बेगार मतलब जो कर होता है बेगार भी ली जाती थी, और अतः निम्न वर्ग में रोष जागृत हो गया। इसलिए क्या हो गया? निम्न वर्ग में रोष जागृत हो गया, क्योंकि वो काम भी करते थे, ठीक है, कृषक भी थे, और सिर्फ कुलीन लोग जो थे वो बहुत बढ़िया से जीवन व्यतीत कर रहे थे। अगर योग होते हुए भी उनको जब वह चीज़ नहीं मिलेगा, उनमें क्या आएगा? रोष जागृत होगा, बहुत ज़्यादा रोष आएगा। उनसे कर भी लिया जाता था, तो इसलिए रोष जागृत हुआ। ये हो गया आपका शोषण, कि कहाँ कहाँ पे शोषण किया जाता था। वर्ग भेद, कहाँ कहाँ पे उनका वर्ग भेद होता था, मतलब जैसे बर्ताव उनके साथ कैसा किया जाता था उस पर है। अगला है, नेक्स्ट है आर्थिक कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आर्थिक कारण। पहला है राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आर्थिक कारण। पहला राजनीतिक और दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक। इसमें क्या है? धन का दुरुपयोग। ठीक है, धन का दुरुपयोग, बेवजह पैसे को खर्च करना, यही हो गया धन का उपयोग। अभी देखेंगे कहाँ पे करते थे। आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण कैसे होती थी? शिल्पकारों की बेरोजगारी। आर्थिक कारण मतलब पैसों की, आर्थिक कारण मतलब पैसों की बात कर रहा है। ठीक है, क्या स्थिति थी? जैसे घर की बात करें, आर्थिक स्थिति क्या है, तो बोलते हैं ना घर की स्थिति कैसी है, तो हमारी हो गई कैसी? आर्थिक स्थिति। पैसों का लेन देन, ये सब क्या आता है? आर्थिक स्थिति में आता है। तो यहाँ पे देखेंगे, फ्रांस का राजा विलासी था। वह भोग विलास के लिए राजकोष के धन का अपव्यय कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा विलासी था, अय्यासी कह सकते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता था विलासी पे। ठीक है, भोग विलास की बात करें तो मान लीजिए मदिरा पीना हो गया, और क्या डांस देखना हो गया, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना। तो इन सब चीज़ों पे पैसा लगा रहा था, तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? पैसा खर्च हो रहा था। ठीक है, अपव्यय कर रहा था, जिससे जनता पर करों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा था। जब राजा बेवजह के पैसे खर्च करेगा तो किसके ऊपर पड़ेगा? जनता के ऊपर पड़ेगा ना। अगर घर का मालिक, घर का मुखिया पैसे बेवजह खर्च करे तो किसके ऊपर भार पड़ेगा? जो परिवार के सदस्य हैं उन्हीं के ऊपर पड़ेगा ना, उन्हीं की वीकनेस बढ़ेगी ना। तो जब राजा खर्च करेगा तो राजा प्रजा से ही पैसे लेता है, प्रजा से ही कर जो इकट्ठा होता है, तो जब जितना खर्च बढ़ेगा उतना कर बढ़ता जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसा राजा खर्च करता था किस पे? भोग विलास पे। ठीक है, इन सब चीज़ों पे खर्च करता था, इसलिए निरंतर कर क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था, भार उसका कर का बढ़ता जा रहा था। आर्थिक शोषण। फ्रांस में जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था। जब भोग विलास करेगा तो आर्थिक शोषण होगा ही, आपसे पैसा वसूला जाएगा, आपसे पैसा लिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग के वहाँ क्या होता है? कर इकट्ठा होता है ना, जीएसटी लगता है, दुनिया भर के कर है ना, इकट्ठे होते हैं ना, उनसे लिया जाता है। तो क्या होता है? जो हमारे देश का विकास होता है उनमें उन पैसों को खर्च किया जाता है। अगर उसी पैसे को गलत जगह खर्च करेंगे तो विकास भी नहीं होगा, विकास भी रुक जाएगा और पैसा भी जाएगा, कर बढ़ता ही जाएगा।
ठीक है। तो दोनों चीज़ें, यह क्या करता था, भूविलासी करने के कारण फ्रांस में जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था, मतलब ज़्यादा पैसे निकाले जा रहे थे। सामान्य जनता करों के भार से दब चुकी थी। अब देखिए, अगर राजा का खर्च बढ़ेगा तो जनता के ऊपर पड़ेगा, तो जनता क्या होगी, जनता दबती जाएगी, हमेशा उनका कर बढ़ता जाएगा, तो इसलिए वह दबती जाएगी। आर्थिक शोषण के कारण फ्रांस की आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी, इसीलिए फ्रांस की जो है आर्थिक दशा जो है खराब होती जा रही थी। शिल्पकारों की बेरोजगारी, जो शिल्पकार थे, जो काबिल थे शिल्पकार, औद्योगिक क्रांति की फलस्वरूप फ्रांस में मशीनों का प्रयोग बढ़ गया था। देखिए फ्रांस में क्या हुआ, मशीनों का प्रयोग बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक कारण हो गया, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल चीज़ें हो गई, मशीनें आ गई, ठीक, जिससे अनेक शिल्पकारों बेकार हो गए थे। जो शिल्पकार थे वहाँ पे वह क्या हो गए, बेकार थे। जैसे काम करने वाला आदमी अगर नौकरी नहीं पाएगा तो काम कैसे करेगा, मशीनें आ जाएंगी, 10 लोगों का काम अकेले मशीन कर दे रही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, बेरोजगारी हो गया, शिल्पकारों की बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी के कारण उनमें असंतोष व्याप्त हो गया। जब ज़्यादा मशीनें आ गई, मशीनें काम करने लगी, तो जो कारीगर थे वो खाली हो गए, उनको कोई काम ही नहीं रहा। इसलिए क्या हुआ, इसलिए उनमें भी जो है रोष जागृत हो गया, वो भी जो है इसके खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन था, नहीं अभी और है, एक पॉइंट और है, ठीक है। दार्शनिकों का योगदान, जो दार्शनिक थे उनका इसमें योगदान क्या था। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों या लेखकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो लेखक थे और दार्शनिक थे उनका भी योगदान रहा, जैसे वाल्टेयर, रूसो, माल्टेस्क्यू की दार्शनिक विचारों से प्रभावित होकर लोग प्राचीन परंपराओं को तोड़ने के लिए एकत्रित हो गए। जो प्राचीन परंपरा थी, जैसे सड़ी गड़ी परंपरा चली आ रही थी, उसके प्रति इन लोगों के कहने और लेखकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वाल्टेयर, रूसो और माल्टेस्क्यू विचारों से प्रभावित होकर, इनके विचारों से प्रभावित होकर, ठीक है, लोगों को प्राचीन परंपराओं को तोड़ने के लिए, जब बहुत पुरानी परंपरा थी, इनके विचारों से प्रभावित होकर पुरानी परंपराओं को तोड़ने के लिए सभी लोग क्या हुए, एकत्रित हो गए होकर क्रांति की ओर उत्सुक हो गए, और यह क्रांति की ओर उत्सुक हो रहे, मतलब सभी के सभी क्या हुए, इकट्ठा हो गए। जैसे आप बात करें आपका श्रमिक जो था वो भी आ गया, श्रमिक आ गया, कृषक आ गए और इंडस्ट्रियल मजदूर आ गए। अभी हमने बताया ना, मजदूर आ गए, श्रमिक में ही आ जाएगा मजदूर, ठीक। ये सारे क्या हो गए, और जो दार्शनिक थे, लेखक थे, ये भी आ गए, मतलब सब के सब इस क्रांति में क्या हुआ, शामिल हो गए, ठीक। अब देखिए, इस प्रकार फ्रांस की पुरातन व्यवस्था ने संयुक्त रूस से फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। इतिहास में इस क्रांति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस क्रांति को क्या माना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा इंक्लूड कर रखा है हमने। अगर वीडियो आप देखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टिपिकल लगता है आप बच्चों को ये चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। अभी आगे जैसे ही बताते जाएंगे वैसे और बेहतर तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन तीसरा है, ये गलती टाइप है। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभावों का वर्णन कीजिए। जो यूरोप में राष्ट्रवाद था उनके प्रभावों का वर्णन करना है। राष्ट्रवाद के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव थे, ठीक है, देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बड़ा प्रभावी सिद्ध हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ। इसने यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति को भी निम्नवत प्रभावित किया, विश्व की राजनीति को भी प्रभावित किया। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, इसको पॉइंट में हमने डिनोट किया है कि जिससे आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। पॉइंट में डिनोट किया है, देखिए, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने में सहायक रहा। यह जो राष्ट्रवाद रहा, राष्ट्रीय गौरव को, मतलब पूरे देश के गौरव को बढ़ाने में सहायक रहा। जो राष्ट्र है हमारा, जो राष्ट्र था ये, उसके गौरव को बढ़ाने में सहायक रहा, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार को अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ समझना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। क्या कह रहा, प्रत्येक राष्ट्र ने, सभी राष्ट्र ने, जितने भी राष्ट्र हैं, अपनी भाषा, पहला भाषा, दूसरी सभ्यता, रहन सहन, संस्कृति, रहन सहन वहाँ के हिसाब से कार्य करना, संस्कृति, आचार विचार
ठीक है, को अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ समझना प्रारंभ कर दिया। मतलब वो अपने आप में श्रेष्ठ समझने लगे। जब हम श्रेष्ठ समझेंगे, जब हम इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, हमने भाषा में सुधार कर लिया, हमने सभ्यता में सुधार कर लिया, हमने संस्कृति में सुधार कर लिया, आचार विचार में कर लिया, तो हम श्रेष्ठ हो ही जाएंगे। तो राष्ट्र कोई भी हो वह श्रेष्ठ हो जाएगा। यही सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ समझना प्रारंभ कर दिया, वह श्रेष्ठ जो है समझने लगे, अपने आप को उच्च समझने लगे। तो क्या कहेंगे, इस चीज़ को बदलाव कहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को बदलाव कहेंगे। जैसे एक परिवार टूटा फूटा परिवार हो, उसमें हमेशा झगड़े होते हों, लेकिन अगर कोई कारण हो जाए जिससे उन सभी में सुधार हो जाए, तो क्या कहेंगे, आस पड़ोस के लोग, देखिए पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं, अब बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलना इनका अच्छा हो गया, इनका बात करना अच्छा हो गया, ये हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या होगा, उनके सभी चीज़ों में, उनके बात में, व्यवहार में, भाषा में, संस्कृति में, सब चीज़ में चेंज आ गया। ठीक है, अगर मालिक नहीं सही है और मालिक के खिलाफ वो चीज़ करते हैं और वह बाद में उनके अंदर सुधार आ जाता है, तो ये सारा चीज़ हम कह सकते हैं। ठीक, राष्ट्रवादी राष्ट्र अपने ही राष्ट्र की प्रतिष्ठा करने, शक्ति बढ़ाने तथा समृद्धि जुटाने में लग गए। जब राष्ट्र, देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रवादी राष्ट्र अपने ही राष्ट्र की, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, राष्ट्र की प्रतिष्ठा करने, उसकी प्रतिष्ठा करने, ठीक है, और उसकी शक्ति बढ़ाने, हम अपने राष्ट्र की, अपने घर की, अपने परिवार की क्या करते हैं, शक्ति हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आर्थिक स्थिति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, रहन सहन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, बात व्यवहार को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जब हम चाहेंगे कि हमारा परिवार, हमारा घर या फिर हमारा राष्ट्र एक बेहतर जगह पे जाए, तो हम उन चीज़ों में सुधार करते हैं जो हमें करना चाहिए होता है। तो वह क्या करते हैं, राष्ट्र की प्रतिष्ठा को, शक्ति बढ़ाने तथा समृद्धि जुटाने में लग गए। कैसे, मोदी जी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो क्या होता है, प्रतिष्ठा बढ़ता है उससे। ठीक है, प्रतिष्ठा बढ़ता है उससे कि हाँ ये लोग, इनका देश भी बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरे देशों में प्रतिष्ठा पाते हैं, बहुत सारा सम्मान पाते हैं, शक्ति बढ़ाने के लिए जाते हैं। शक्ति बढ़ाने का मतलब बहुत सारे डिफेंस सेक्टर की चीज़ें लाते हैं, है ना, खरीदते हैं, अपने पास बनवाते हैं, चीज़ों को लाते हैं, जिससे अपने पास रहता है, उससे क्या होता है, शक्ति बढ़ता है, हमारे देश की शक्ति बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ होने लगी। राष्ट्रवाद ने सोना यश कमाने की प्रतिस्पर्धा जगाकर यूरोपीय शक्तियों में औपनिवेशिक बंटवारा प्रारंभ कर दी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे देखेंगे, 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद प्रवृत्तियों पनप जाने से संपूर्ण विश्व पूंजीवादी और साम्यवादी शक्तिशाली गुटों में बढ़ गया। ये क्या हो गया, शक्तिशाली गुटों में बढ़ गया, क्योंकि उनके पास साम्राज्यवाद प्रवृत्तियों पनप जाने से संपूर्ण विश्व पूंजीवादी और साम्यवादी दो शक्तिशाली गुटों में बढ़ गया। यहाँ क्या क्या बढ़ गया, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी, दो गुटों में बढ़ गया। सैनिक गुटबंदी तथा साम्राज्यवाद की अंधी दौड़ से राष्ट्रों में अस्त्र शस्त्र एकत्र करने की होड़ मच गई। अब राष्ट्रों में क्या हो गया, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होने लगे, इनमें क्या होगी, होड़ मच गई। उग्र राष्ट्रवाद के कारण समस्त यूरोप का वातावरण विषाक्त हो गया, जिसका परिणाम बाद में विश्व युद्ध के महाविनाश के रूप में सामने आया। ठीक है, बाद में क्या आया, विश्व युद्ध के महाविनाश के रूप में सामने आया। यूरोप में जैसे ही साम्राज्यवादी शक्तियों में उपनिवेशक स्थापित करने की होड़ लगी, समझा यूरोप प्रथम विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगा। क्या हुआ, आग में क्या हुआ, झुलसने लगा। लाइट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसको रीड करने में दिक्कत होती है, इफेक्ट आता है ना इसका, इसी वजह से। चलिए एक बार देखिएगा अच्छे से, इसको समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, जो जो हमने बताया है उस चीज़ को समझिएगा, सुनिएगा, फिर ऑटोमेटिक जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा। ठीक, अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर शायद गलत टाइप हुआ है। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, उदारवाद, देखिए उत्तर में चलेंगे। उदारवाद 19वीं शताब्दी में यूरोप में उभरा एक राजनैतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, पहला क्या कह रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, सहमति से सरकार पर जोर देता है। किस पे देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे देता है, कानून
कानून के समक्ष समानता पे देता है, सहमति से सरकार पे देता है। मतलब सबकी सहमति से सरकार बने, कानून के समक्ष समानता रहे, सबकी समानता कानून के समक्ष रहे, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहे, मतलब आदमी की आज़ादी रहे, स्वतंत्र रूप से रहे, स्वतंत्र रहे, काम कर सके। कानून समक्ष समानता रहे, कानून के सामने सबकी समानता रहे, जो चीज़ें हों सबके साथ हों। दूसरा क्या है, सहमति से सरकार, सबकी सहमति से सरकार बना ली जाए, ठीक है। ये चीज़ है। विशेषताएं क्या थी, व्यक्तिगत, पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब एक मनुष्य की स्वतंत्रता वही क्या होगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे प्रेम, सभा की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देता है। प्रेम सभा अधिकार की स्वतंत्रता पर अधिकार पर जोर देता है। मतलब एक आदमी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे, वही क्या है, स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है। ये हो गया संवैधानिक सरकार, ठीक है। संवैधानिक सरकार, उदारवादी एक संविधान द्वारा शासित सरकार में विश्वास करते हैं जो निरंकुशता और विशेषाधिकारियों को समाप्त करती है। निरंकुशता और विशेषाधिकारों को समाप्त कर सकती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, संवैधानिक सरकार। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या देख रखा है, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, उदारवाद के अंदर सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या जन कुछ भी हो। चाहे मतलब उनकी सामाजिक स्थिति हो, चाहे जन कुछ भी हो, मतलब या कुलीन हो या फिर बहुत अमीर हो या फिर बहुत गरीब हो, सबका क्या है, समानता होनी चाहिए। सहमति से सरकार, उदारवादी ऐसी सरकार में विश्वास करते हैं जो लोगों की सहमति से चुनी जाती है। इसमें चलिए कोई आ गया था, ठीक है। सहमति से सरकार, उदारवादी ऐसी सरकार में विश्वास करते हैं जो लोगों की सहमति से चुनी जाती है, न कि किसी राजा या शासक द्वारा। मतलब सभी लोगों के सहमति से जो है चुनी जाती है, उसको बोलते हैं उदारवादी सरकार, उसी को उदारवादी व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, ये लघु उत्तरीय होगा, छोटे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ से देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, ठीक है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, तो चलिए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों के बीच पहचान बनाने के लिए निम्न प्रयास किए, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में यूपी बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी हमने पूरा मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की प्रजा को नागरिकों के रूप में एकीकृत किया। क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की प्रजा को नागरिकों के रूप में एकीकृत किया, मतलब इकट्ठा किया, मतलब एकीकृत किया, बनाया। फ्रेडरिक सौर्य ने 1848 में विश्व लोकतंत्र और सामाजिक गणराज्य का स्वप्न दिखाकर लोगों के बीच सामूहिक पहचान बनाने का प्रयास किया। लोगों के बीच क्या किया, सामूहिक पहचान बनाने का प्रयास किया। कैसे किया, देखिए, फ्रेडरिक 1848 में विश्व लोकतंत्र और सामाजिक गणराज्य का स्वप्न दिखाकर, किसका, सामाजिक गणराज्य का स्वप्न दिखाकर क्या किया, दिखाकर लोगों के बीच सामूहिक पहचान बनाने का प्रयास किया। अगला है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रगान, लोगों को एकता लाने वाले साहित्य का प्रचार प्रसार किया। मतलब सभी लोगों को एकता बनाने के लिए राष्ट्रगान तैयार किया, ठीक है। राष्ट्रीयता और राष्ट्रगान लोगों में एकता लाने के लिए, सभी लोगों में क्या हुआ, एकता लाने के लिए ये सारा प्रयास किया। उन्होंने एक नया राष्ट्र ध्वज तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई सामूहिक सरकार की स्थापना की। क्या तैयार किया, एक राष्ट्रध्वज तैयार किया, ठीक है, राष्ट्रगान तैयार किया, राष्ट्रीयता की भावना जगाई, ठीक है, और एक जनप्रतिनिधि को तैयार किया, मतलब जो सरकार बना सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए सभी लोग इकट्ठे हो गए, एकीकृत हो गए, तो अब सरकार बनानी बाकी थी, तो वह सरकार बनना था, ठीक है। तो उन्होंने एक नया राष्ट्रध्वज तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई सामूहिक सरकार की स्थापना की। किसकी स्थापना की, सामूहिक सरकार की स्थापना की। ये रहे फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्वेश्चन था ये। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे है नेपोलियन। सुना होगा नाम आपने नेपोलियन का, ठीक है।
तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेपोलियन कौन था। पहला क्वेश्चन है नेपोलियन कौन था, ठीक है। उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, उसके सुधार का क्या प्रभाव पड़ा। उसके द्वारा सुधारों का वर्णन कीजिए। देखिए 2023 में और 25 में पूछा है। नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। कौन था? फ्रांस की सेना का सेनापति था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आपको 2-3 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। 2-3 नंबर दे के जाएगा। वीडियो को छोड़ के मत जाइए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको यह जो वीडियो है ये यहाँ 5 नंबर से कम नहीं देने वाला है आपको, आप सभी को 5 नंबर से कम नहीं देने वाला है। देखिए नेपोलियन ने प्रजातंत्र को समाप्त कर, नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन कौन था? सेनापति था। कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है। नेपोलियन फ्रांस का सेनापति था। नेपोलियन ने प्रजातंत्र को समाप्त कर राजतंत्र शासित व्यवस्था लागू कर दी। इसने क्या किया? प्रजातंत्र को समाप्त कर राजतंत्र शासित व्यवस्था लागू कर दी। पहले प्रजातंत्र थी, लोग चुनते थे, अब राजतंत्र शासित व्यवस्था लागू कर दी। उसने नागरिकों संहिता लागू करके विशिष्ट अधिकारों का अंत कर दिया तथा नागरिकों के समानता के अधिकार को सुरक्षित कर दिया। वहाँ पे क्या किया? नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित कर दिया, ठीक है। अगला है नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाग का सरलीकरण कर दिया। जो प्रशासनिक विभाग था, जो मतलब प्रशासन की व्यवस्था थी, उसको क्या किया? सरलीकरण कर दिया, थोड़ा सा उसको सरल कर दिया। जैसे पहले रहा होगा उससे थोड़ा इजी वे में कर दिया। उसने आया तो कुछ ना कुछ चेंज करेगा ही, तो उसने क्या किया? सरलीकरण कर दिया। नेपोलियन ने सामाजिक व्यवस्था तथा आर्थिक एकता को बढ़ावा दिया। इसने क्या किया? सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक एकता को क्या किया? बढ़ावा दिया। सामाजिक एकता, लोगों इकट्ठे हों, सामाजिक व्यवस्था, जो उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसको सही किया, और आर्थिक एकता और जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उनको क्या किया? आर्थिक एकता बनाया, कि मतलब सबके जो है पैसे जो है कलेक्ट होंगे। आर्थिक एकता जिससे बोलते हैं सबको मजबूत बनाना, ठीक है, सबको मजबूत बनाना। नेपोलियन ने एक समान राष्ट्रीय मुद्रा जारी की, और एक समान राष्ट्रीय मुद्रा जारी की जो सभी के लिए समान होती थी। जैसे आजकल रुपए चलते हैं ना इंडिया में, तो वो क्या है? सबके लिए समान है। तो वहाँ भी क्या हुआ? नेपोलियन ने एक समान राष्ट्रीय मुद्रा जारी की, एक राष्ट्रीय मुद्रा जारी किया। ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर आ गए। अभी और भी आगे हैं, यहाँ पे भी देखेंगे आगे क्या है नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के सुधारों का प्रभाव। अब देखिए इसके सुधार भी थे, उसका भी प्रभाव है, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट लिख देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो सारे पॉइंट्स हम उतार लेंगे। 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सारे पॉइंट्स लिखेंगे नेपोलियन के सुधार के प्रभाव। इसके पहले हमने देखा क्या? इसके पहले नेपोलियन के सुधार, इसकी यहाँ है नेपोलियन के सुधारों का प्रभाव। वहाँ पे सुधार हुआ, अब यहाँ पे प्रभाव देखेंगे। वहाँ पे सुधार हुए थे और यहाँ पे क्या प्रभाव उनका पड़ा वह चीज़ देखेंगे। देखिए नेपोलियन के सुधारों का प्रभाव, हमने नेपोलियन के सुधार पढ़ा, अब प्रभाव पढ़ेंगे। नेपोलियन के सुधारों से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। क्या मिला? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। यूरोप के लोग स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना प्रेरित हुए, मतलब भाईचारे की भावना प्रेरित हुई। स्वतंत्रता की भावना आई, समानता की भावना, इक्वलिटी आई, और भ्रातृत्व की, ठीक है, इसकी भावना क्या हुई? जागृत हुई लोगों में। इससे इसका प्रभाव पड़ रहा है नेपोलियन का। उसके सुधारों के कारण यूरोप में अनेक क्षेत्रों में गणराज्य तथा कुछ क्षेत्रों में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इसके सुधारों से क्या हुआ? एक संवैधानिक और एक गणराज्य, ठीक है, गणराज्य तथा कुछ क्षेत्रों में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। हालांकि नेपोलियन का शासन तानाशाही था। नेपोलियन का जो शासन था वो तानाशाही था। नेपोलियन के सुधारों का आधुनिक केंद्रीकृत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिली, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हालांकि नेपोलियन का शासन तानाशाही था, इसका जो शासन था वह क्या था? तानाशाही था। नेपोलियन के सुधारों का आधुनिक केंद्रीकृत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण से यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पर क्या प्रभाव पड़ा? इटली जर्मनी के एकीकरण से, ठीक है, दोनों के एकीकरण से यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर क्या प्रभाव पड़ा?
ठीक है, उदय पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन है, तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, आप देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है आपका, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, थियरी का जितना भी हो जाएगा, बहुविकल्पी मात्र बचेगा, तो उसको मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा, तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को विशेष बल दिया। क्या विशेष बल दिया, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में, 26 में आने की उम्मीद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इटली के एकीकरण के लिए मुस्सोलिनी ने 1830 1848 एवं 1848 ईस्वी की क्रांतियों का नेतृत्व किया। इन क्रांतियों का क्या किया, नेतृत्व किया, किसने, मुस्सोलिनी ने इनका नेतृत्व किया। जर्मनी का एकीकरण 1870 में हुआ था, जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो 1870 में हुआ था। पूरे राष्ट्रवाद की भावनाएं इटली जर्मनी की सीमाओं से होती हुई बाकी देशों में फैल गई। ठीक है, यह क्या हुआ, बाकी देशों में भी फैल गई और राष्ट्रीय एकता का भाव जागृत हुआ। और क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता का भाव इनके अंदर क्या हुआ, जागृत हुआ। 1848 ईस्वी के जर्मन महासंघ की क्रांतिकारी नेताओं ने फ्रैंकफर्ट संसद के द्वारा राष्ट्र के निर्माण का प्रयास किया। अब क्या किया, फ्रैंकफर्ट संसद के द्वारा इन्होंने क्या किया, राष्ट्र निर्माण का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, फिर राष्ट्र निर्माण का प्रयास किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट बता दिए आप लोगों को 3 पॉइंट बता दिए। अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आ गया, अगला देखेंगे ध्यान से। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संस्कृति का जो योगदान था 2022 में पूछा हुआ, 25 में पूछा हुआ। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इधर उधर से क्वेश्चन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपको यहीं से मिलेंगे सारे क्वेश्चन, जितना भी राष्ट्रवाद से उधर से आएगा उतना क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% मिलना ही मिलना है। यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रीयता की भावना को रूप प्रदान करने में यूरोपीय कला, साहित्य और इतिहास महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान, तो संस्कृति का योगदान क्या होगा, कला, साहित्य और इतिहास का महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका, साहित्य, कला का, साहित्य का, इतिहास का। इसने संस्कृति की बात की है तो कला आता है, साहित्य आता है और इतिहास आता है। क्या आता है, संस्कृति की बात किया है। अगला है भाषा साहित्य। देखिए भाषा, साहित्य व इतिहास ने राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित किया। क्या किया, प्रोत्साहित किया। तीसरा पॉइंट यहाँ लिखे हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, भाषा, साहित्य, इतिहास ने राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित किया। भाषा ने किया, साहित्य ने किया, इतिहास ने क्या किया, प्रोत्साहित किया। संस्कृति के प्रयास ने समान विरासत और सामाजिक संपर्क की भावना को राष्ट्रीयता का आधार माना। क्या माना, राष्ट्रीयता का आधार माना। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। वैज्ञानिक और दार्शनिकों ने राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए संस्कृति व तत्वों का सहारा लिया। क्या किया, सांस्कृतिक तत्वों का सहारा लिया। वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए, किसको मजबूत बनाना है, राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों का सहारा लिया। किसका लिया, सांस्कृतिक तत्वों का सहारा लिया। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं होगा, हो सकता है ना हो, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस को मत देखिएगा, इसलिए सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक लेख लिखिए। जर्मनी के बारे में लिखा है या देखिए अथवा दिया है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, कारण लिखिए। ठीक है, 20 ने पूछा है, 22 ने पूछा है, 23 ने पूछा है। या फिर देखिए ये क्वेश्चन और दे दिया, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। देखिए तीन क्वेश्चन 3 तरह से पूछा हुआ, कभी ये पूछ देगा आपसे, कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा, यानी जो पूछ तो रहा है अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन चीज़ें क्या है, एक ही है। कंटेंट क्या है, एक ही लिखना है आपको। कंटेंट क्या लिखना है, एक ही लिखना है। देखिए 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क प्रसा का कुलपति बन गया था। ठीक है, प्रसा का कुलपति बन गया था। उसने जर्मनी की एकीकरण के लिए प्रसा की सेवा और नौकरशाही की मदद ली। कहाँ, किसके लिए, प्रसा की सेवा और नौकरशाही की मदद ली, मतलब वहाँ के लोगों की मदद ली। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के
3 युद्ध लड़कर 1871 ईस्वी में जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी। इसने क्या किया, सबको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और फ्रांस के 3 युद्ध लड़े 1871 में ईस्वी में जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी। इसने क्या किया, जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत छोटे क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। जो इटली की एकीकरण प्रक्रिया थी उसको लिखना है। तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ये भी 2 क्वेश्चन है, 24 में पूछा है, 30 में पूछा है, ठीक है। ये जो हमारे करीब वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को मेंशन किया है। बाकी पहले वाले 17, 18, 20, 21, 22 में जो भी पूछे वो ज़्यादा मेंशन नहीं है। इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ। इसके एकीकरण में जोसेफ मैजनी, कौन, जोसेफ मैजनी, ध्यान रखिएगा ना, जोसेफ मैजनी ने प्रयास करके प्रारंभ किया। इस प्रयास में सर्डिनिया के प्रधानमंत्री अकाउंट काबूर ने के साथ मिलकर गैरीबाल्डी ने बड़ी कूटनीति से ऑस्ट्रेलिया की सेना को पराजित कर दिया। 1861 ईस्वी में इमानुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया तथा 1871 ईस्वी में रोम को इसमें मिलाकर इटली का एकीकरण कर दिया। क्या किया गया, रोम को मिलाकर इटली का एकीकरण कर दिया गया, ठीक है। इटली का राजा घोषित किया गया था और 1871 में रोम को इसमें मिलाकर क्या किया, इटली का एकीकरण हो गया। ये रहा इटली से एकीकरण का क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक बार देखिएगा, आप लोग समझिएगा और कोशिश करिएगा नोट्स मिल जाए। और आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारा चैनल है एक्वायर हब 01, इस पर क्या मिल जाएगा आपको, PDF मिल जाएगा। PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक में एक्टिव कर देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति योगदान के दर्शन उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जैसे संस्कृति का जो योगदान था पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है इसलिए इसको दूसरी बार भी यहाँ पे भी इंक्लूड कर रखा है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद की भावना को रूप प्रदान करने में यूरोप की एक कलाकारों और कवियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। पहले ही क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हमने बता दिया था। इस काल में विज्ञान की आलोचना करके तर्क और मानवतावाद का संख्यात किया गया, ठीक है। संस्कृति के रूप में साक्ष्य विरासत और सामूहिक संस्कृति को ही राष्ट्रवाद का आधार माना। क्या माना, राष्ट्रीय आधार माना। विद्वानों और दार्शनिकों ने राष्ट्रवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों का सहारा लिया। किसका लिया, सांस्कृतिक तत्वों का सहारा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आ गया नेपोलियन से संबंधित, बहुत छोटे क्वेश्चन है। नेपोलियन कौन था, फिर एक बार पूछ लिया नेपोलियन कौन था, जबकि हमने पहले करा रखा है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए हमने उतार दिया। उसने मुख्य किन देशों पर अधिकार किया, उसकी पराजय कब हुई। देखिए 3 चीज़ पूछा है, नेपोलियन कौन था, बहुत एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इससे आप बड़े क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन भी बना सकते हैं। नेपोलियन कौन था, पहला ये है, उसका मुख्य किन देशों पर अधिकार किया, उसने किन देशों पर अधिकार किया, दूसरा हो गया किन देशों पर अधिकार किया, और अगला हुआ पराजय कब हुई। 3 चीज़ें मिलेंगी यहाँ से आपको, 3 चीज़ें। नेपोलियन फ्रांस की सेवा का सेनापति था, फ्रांस की देश का सेनापति था। कौन था, सेनापति था, ठीक है। फ्रांस का सेनापति था, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। नेपोलियन कौन था, सेनापति था, ठीक। उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया 2 बार हो गया, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रस आदि देशों को पराजित किया। उसने इन देशों को, ऑस्ट्रिया को पराजित किया और किसको पराजित किया, प्रसा को पराजित किया। मतलब ऑस्ट्रिया, प्रसा को पराजित किया, आदि देशों, और भी देश हैं, आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार किया, ठीक है। ऑस्ट्रिया पे और प्रसा पे ये चीज़ याद सकते हैं। यह क्या था, सेनापति था, कहाँ का, फ्रांस का, फ्रांस की सेवा का सेनापति था, पहला हो गया। दूसरा, ऑस्ट्रिया और प्रसा पे इसने जीत हासिल की, ठीक है, जीत हासिल की, पराजित करके उन पे अधिकार किया। और 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ, और 1815 ईस्वी में यह वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यूरोप में 1919 से 39 तक ईस्वी तक 20 वर्षीय अवधि विकास और
परिवर्तन का काल थी। पहले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन का राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। यूरोपियन की राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 और 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBSE 2018 में भी आया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं हमने। तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सबके लिए। इसको देख के आप बेहतर से बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए, जोत्सुपे मैत्सिनी विचारों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है यंग इटली संगठन की स्थापना। पहला क्या है इनका जो विचार था, पहला विचार क्या है, यंग इटली संगठन की स्थापना। यंग इटली संगठन की स्थापना। यंग मतलब यूथ समझते ही हैं। उन्होंने 1831 में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। किसकी की? यंग इटली संगठन नामक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इटली को विदेशी शासन से मुक्त कराना था। क्या था? जिसका उद्देश्य था इटली को विदेश शासन से मुक्त कराना था। मतलब इटली जो था उससे विदेशी शासन को मुक्त कराना था, मतलब उनको एकदम पूरी स्वतंत्रता दिलाना था। ये क्या था? यंग इटली संगठन की स्थापना। क्या था? यंग इटली संगठन की स्थापना थी। अगला है एकता और स्वतंत्रता का संदेश। अगला क्या है? एकता और स्वतंत्रता का संदेश। इनका दूसरा क्या है? दूसरा विचार है एकता और स्वतंत्रता का संदेश। लोगों में एकता है और स्वतंत्रता रहे। ठीक है, वे मानते थे कि हर राष्ट्र को स्वतंत्र होना चाहिए। वे क्या मानते थे? हर राष्ट्र को स्वतंत्र होना चाहिए और अपने शासन का अधिकार स्वयं होना चाहिए। और अपने शासन का अधिकार क्या होना चाहिए? स्वयं होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा विचार था। अगला देखेंगे युवाओं को प्रेरणा। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की सेवा, क्या? राष्ट्र की सेवा के लिए, बलिदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्र की सेवा, अपने राष्ट्र का जो राष्ट्र है उसकी सेवा करना, उसके प्रति उन्होंने प्रेरित किया। ठीक है, ये क्या थे? ये थे आपके मैत्सिनी के विचार। यंग इटली संगठन की स्थापना, एकता और स्वतंत्रता का संदेश और युवाओं को प्रेरित करना। ठीक है, बहुत ही इजी लिख सकते हैं आप लोग, आसानी से 2-2 लाइन में लिख सकते हैं और नंबर बेहतर पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट डिनोट किया गया है वैसे आप डिनोट करेंगे तो एक अच्छा नंबर आपका आएगा। चलिए, अगला और आखिरी क्वेश्चन है वियना संधि क्या थी? इसके मुख्य उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। वियना संधि सन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद यूरोप के प्रमुख शासकों द्वारा की गई थी। ठीक है, वियना संधि सन 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद यूरोप के प्रमुख शासकों द्वारा की गई थी। ठीक है, यूरोप के प्रमुख शासक जो थे उन्हीं के द्वारा की गई थी। यह संधि वियना में आयोजित सम्मेलन में बनी थी, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लेमेंस वान मेटरनिख ने किया था। ने की थी। ठीक है, ये रहा आपका पहले विस्तृत, उसके बाद लघु उद्री क्वेश्चन, मतलब बड़े वाले 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन और उसके बाद 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन। अब आगे हम कराएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके आएंगे, उनसे भी हम क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद वाले वीडियो में। अगले वीडियो जो भी मिलेगा आपको वह MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वह टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। हम आप सभी को बता दें कि ये पहले चैप्टर का पूरा हमने थ्योरी पेपर करा दिया। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पीछे पूछे गए क्वेश्चन है, पीछे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, वो सारा करा दिया। इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहेंगे पूरा चैप्टर का। हर एक चैप्टर का एक वीडियो थ्योरी का मिलेगा, एक वीडियो MCQ का मिलेगा। आप इसको पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।